ये जो इक्विटी ओरिएंटेड एक हमारी कम्युनिटी है, उनको लगता है कि सब चीज़ इक्विटी में ही होनी चाहिए और इक्विटी से बढ़िया कोई एसेट क्लास नहीं है। अब इक्विटी में रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिटर्न्स के साथ आती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी 99% लोग झेल नहीं पाते। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि कोई भी इन्वेस्टर हो उसके पास एसेट एलोकेशन ज़रूरी होनी चाहिए। कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट्स हो रही हैं, तो जैसे केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर है, वहाँ कुछ स्टॉक्स मूवमेंट हो रही हैं। कि लेट से दो फ्रेंड्स ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी, 100 रुपये दोनों के पास थे। एक के शेयर हो गए 500 और एक के हुए सिर्फ 200। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को बहुत खुशी हो रही है उस बारे में। और अब आ गया मार्केट क्रैश थोड़ा सा, अब वो 200 पे आ गया, पहले वाला जो दोस्त है। दूसरा वाला तो 200 पे ही था, वो 200 पे ही है आज की डेट में। अब इन दोनों में खुश कौन है? इन दोनों में जो सेकंड फ्रेंड है, जो 100 से 200 गया था, वो बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि उसने 500 देखे ही नहीं, उसको कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। वो कह रहे हैं मेरी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 100 to 200 चला गया। दूसरे वाले ने सेम ग्रोथ करी है, सेम पॉइंट से शुरू हुआ था, सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा दुख है कि मैंने तो 500 हो गए थे मेरे, अब 200 हो गए। तो इट इज़ ऑल इन द माइंड एक्चुअली। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। आज हमारे साथ हैं वीकेंड इन्वेस्टिंग के फाउंडर मिस्टर आलोक जैन। आलोक ऑलमोस्ट 30 सालों से मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1991 में इन्होंने आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की और 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड यूएसए एमबीए किया। आलोक प्राइमरली एक मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, बट गोल्ड, कमोडिटीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में भी रुचि रखते हैं। आलोक, वेलकम टू मार्केट की बात। थैंक यू अमन, आपके शो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मार्केट में इन्वेस्टर्स का दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। आपके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगले एक साल में मार्केट में क्या होने वाला है? देखिए, मार्केट में ऐसा दुख मनाया जा रहा है कि जैसे क्या मतलब डिज़ास्टर हो गया मार्केट में। लेकिन इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म रिवर्जन टू मीन एक कॉन्सेप्ट होता है कि हर मार्केट में एक एक्सेसेस बिल्ड होते हैं, अंडरबॉट से ओवरबॉट मार्केट हो जाती है और वो फिर वापस मीन अपने एवरेज की तरफ वापस आती है, तो जिसको हम लॉन्ग टर्म करेक्शंस भी बोल सकते हैं। तो उसका प्रोसेस एक चल रहा है अभी। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो मोस्ट इंडेक्स जो हैं वो 15 से 25% के आसपास करेक्शन हुई है उनमें। तो अगर आप सिर्फ इस बात से डरे हुए हैं या घबराए हुए हैं कि 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई से हम कितना नीचे आ गए हैं, तो वो एक तरीका है देखने का। लेकिन अगर आप उसकी 5 साल की क्यूमुलेटिव एक जो लॉन्ग टर्म हमारी एवरेज चल रही है, उससे हम उससे भी हम अभी भी कितना ऊपर हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको ये लगेगा कि ये जो अभी रिवर्जन टू मीन करेक्शन हुई है, ये इसमें और भी गुंजाइश है वैसे अभी, लेकिन ये एक नॉर्मल है। मतलब इसको एक ऐसा सोचना कि भाई ये कोई बहुत दर्दनाक इवेंट हो गया है, आई थिंक ये कॉन्टेक्स्ट ही गलत है। ये मार्केट में जब आप इतना अल्फा कमाने के लिए रिस्क लेते हैं तो ये एवरी टाइम टू टाइम हर दशक में एक या दो बार ऐसा होना लाजमी है। Sure. तो मेरे हिसाब से कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ पार्ट्स ऑफ द मार्केट्स ज़रूरत से ज़्यादा जिनमें लिक्विडिटी चली गई थी, उनमें कुछ बबल लाइक फॉर्मेशंस भी हो गई थी, तो वो वापस नॉर्मल बैक टू ग्राउंड आ रही हैं। और अगर आप लार्ज कैप स्पेस में देखें तो मुझे तो कोई भी ऐसी मतलब एक्सेस नहीं नज़र आ रहा है आज की डेट में, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी कि वो कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो मतलब नॉर्मल मार्केट्स चल रही हैं फॉर सम पार्ट्स ऑफ द मार्केट, बट येस फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द मार्केट लाइक स्मॉल कैप्स और एसएमई स्टॉक्स, वहाँ पर एक फ्रॉथ था जो वापस रिकवर हो रहा है। एक फोरकास्ट और एक प्रेडिक्शन जो आपने बार बार की है, इनफैक्ट मुझे याद है पहला जो मार्केट की बात का एपिसोड हमने आपके साथ किया था और उसके बाद 2-3 कर चुके हैं अभी तक, बट तब से एक जो कांस्टेंट थीम रही है, आपने हमेशा बोला है कि गोल्ड में एलोकेशन रखना चाहिए। एंड अभी गोल्ड ऑलमोस्ट 91,000 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि अभी ऑलरेडी 91,000 के लेवल्स पे गोल्ड है, काफ़ी रैली आ चुकी है। मैं 1 साल का भी रिटर्न देख रहा था इसको शूट करने से पहले, किसी ETFs में 30% टाइप का रिटर्न आया है 1 साल के अंदर। बिल्कुल।
अभी एंट्री करने के लिए क्या ये सही टाइम है, स्पेशली बिकॉज एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर आप इसको कैसे देखते हैं? तो मैं एक चीज़ तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मैं 2016 से गोल्ड को एज ए ऑल्टरनेट एसेट क्लास अपने इन्वेस्टर्स को भी और ख़ुद भी मैं सोचता आया हूँ कि इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एसेट एलोकेशन अच्छे लेवल की होनी चाहिए। जैसे काफ़ी फाइनेंशियल एनालिस्ट या वेल्थ मैनेजर्स 2% 5% की बात करते हैं, मुझे लगता है कि 2-5% से कुछ नहीं होएगा। राइट, यू विल नीड ए मीनिंगफुल एलोकेशन राइट, टू गोल्ड। अगर आप उसको चाहते हैं कि वो काउंटर पार्टी एक काउंटर वेट बने आपके पोर्टफोलियो के लिए, तो वो और हुआ वही है, जिन पोर्टफोलियोज में अच्छी क्वांटम में एलोकेशन थी गोल्ड की, उन पोर्टफोलियोज में आप बिलीव नहीं करेंगे, उन पोर्टफोलियोज में सिंगल डिजिट लॉस भी नहीं है आज। ऐसे पोर्टफोलियोज भी हैं क्लाइंट्स के जिन्होंने अच्छी एलोकेशन करी और वो लिटरली अपने पोर्टफोलियो के ऑल टाइम हाई पे बैठे हैं अभी। राइट, तो ये गोल्ड की जो एक तरह से मैं कहूँगा कि गोल्ड एज वेल एज रियल एस्टेट, ये जो इक्विटी ओरिएंटेड एक हमारी कम्युनिटी है, उनको लगता है कि सब चीज़ इक्विटी में ही होनी चाहिए और इक्विटी से बढ़िया कोई एसेट क्लास नहीं है। राइट, अब इक्विटी में रिटर्न्स होते हैं, लेकिन रिटर्न्स के साथ आती है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी 99% लोग झेल नहीं पाते। सही बात है। तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि कोई भी इन्वेस्टर हो उसके पास एसेट एलोकेशन जरूरी होनी चाहिए। यस, अकॉर्डिंग टू एज, गोल्स, एग्रेसिवनेस ऑफ दैट पर्सन, आप एलोकेशन ऑफ इक्विटी ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन दूसरे एसेट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अब जो बात आपने करी कि क्या ये समय खरीदने का है या नहीं, राइट, ये क्वेश्चन का आंसर देना इम्पॉसिबल है किसी के लिए। ये $2000 पे भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया गोल्ड, $2500 पे भी लग रहा था बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आज 3040 का रेट है तो भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो मैं इसमें ना ये जो ऑल टाइम हाई का कॉन्सेप्ट है उसको मैं 2 मिनट लगा के आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। कि जब कोई स्टॉक सेक्टर इंडेक्स एक ऑल टाइम हाई बनाता है तो 90% लोग उसमें से निकलना चाहते हैं। जैसे आपने कोई 100 रुपये पे शेयर खरीदा था, फिर वो 40-50 रुपये पे घूमता रहा बहुत साल, फिर अब वो 120 पे आया, तो 90% लोग उस समय निकलना चाहेंगे कि भाई देखो इसने मेरे को बहुत परेशान कर रखा था, अब ये 100 के ऊपर आया है, मेरी कॉस्ट भी निकल गई, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा है, मैं निकल जाऊँ इसमें से। राइट, दैट इज द जनरल वे ऑफ थिंकिंग, दैट दिस हैज बिकम ओवर वैल्यूड, या ये जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है ये, और वो स्टॉक वो 120 से पता लगा 1200 चला गया। राइट, सो तो द स्टॉक इटसेल्फ वाज गिविंग यू एन इंडिकेशन दैट आई हैव क्रॉस्ड ऑल द रेजिस्टेंसेस, क्योंकि जहाँ जहाँ पे लोग फंसे हुए थे 100 पे, 90 पे, 95 पे, 85 पे, वो सारी रेजिस्टेंस बन जाती हैं। वो जैसे ही आपने सारी रेजिस्टेंस क्लियर करी तो आप यू आर लाइक अ फ्री बर्ड, दैट स्टॉक हैज बिकम लाइक अ फ्री बर्ड, उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं बची, और द स्टॉक आपको इंडिकेशन दे रहा है कि मैं चलने के लिए तैयार हूं ऊपर, लेकिन आप कह रहे हो नहीं मैं तो बेचूंगा ऐसे। तो इस तरह से जो ये मेंटल एक बायसेस होते हैं हमारे कि ऑल टाइम हाई मतलब डर जाओ और निकल जाओ, उसका एक्चुअली रिवर्स करना होता है आपको, कि जो जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है वो एक्चुअली आपको ये बता रहा है कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, हो सकता है चले, हो सकता है ना चले, वो एक अलग चीज है, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल दैट स्टॉक प्राइस इज गिविंग यू दैट इट इज रेडी टू फ्लाई। राइट, सो सिमिलरली इन गोल्ड, व्हेन इट बिकेम $2000, जब बहुत साल 2000 के आसपास घूमने के बाद जब वो 2000 क्रॉस हुआ तो लोगों ने कहा भाई बहुत ज़्यादा हो गया, बेच दो इसे, 2200 हो गया, 2500 हो गया, 2800 हो गया, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रैली गोल्ड की चल रही है, जिसको एक थर्ड रैली ऑफ गोल्ड कहा जा रहा है ऑफ द लास्ट 100 ईयर्स। 1971 से 1980 की एक रैली हुई थी जिसमें गोल्ड करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 15 से 20 गुना हो गया था। फिर 2001 से 2011 की एक रैली हुई जहां पर गोल्ड अबाउट 9 टाइम्स चला गया था, और एक ये रैली अभी रिसेंटली 2016-17 से शुरू हुई है, जो हो सकता है अगले 3-4 साल लास्ट कर जाए और हम $4-5 हज़ार, $7,000 वहां तक पहुंच जाएं। तो एक पॉसिबिलिटी है, बट इन द वेरी शॉर्ट टर्म यस इट लुक्स अ लिटिल ओवर एक्सटेंडेड, और शॉर्ट टर्म के लिए तो गोल्ड खरीदना भी नहीं चाहिए। तो मैं गोल्ड को कभी भी ना उसके मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, मैं उसे एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। ओके, आई डोंट ट्रेड इन गोल्ड। अच्छा, तो मेरे लिए वो एलोकेशन है, वो कि मेरे को अगर इतना X% मुझे एलोकेट करना है, चाहे कोई भी प्राइस हो, तो मेरे लिए वो एलोकेशन है, वो 3000 है, 2000 है, 2500 है, 4000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
तो अगर आप उसको एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके दिमाग में से वो उसको ट्रेड करने की वो जो एक टेंडेंसी है। आपको एक अंदर से एक एबिलिटी थोड़ी सी होती है, वो हट जाएगी फिर। इट इज़ लाइक कि मुझे एलोकेट करना है इतना और मैंने इतना कर दिया और मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो अगर आपको गोल्ड में धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनानी है तो आप उसको सिप की तरह कर सकते हो। आप इतने ग्राम या इतने जो भी ETF लेना है आपको या फिजिकल लेना है, जो भी लेना है, उसको स्प्लिट कर दो आप। तो जब आप उसको स्प्लिट करते हो तो आपकी जो सारी जो वॉलिटिलिटी है वो स्मूदन आउट हो जाती है उसके, और आपको फिर डर भी नहीं लगता उसके अंदर। सारा एकदम से आप ले लोगे और पता लगा अभी 6 महीने के लिए उसमें टॉप बन गया तो आप घबरा के फिर 2800 पे निकल जाओगे अगर वो गिर गया 10% तो it has to be seen in the right context with the right frame of where you want that goal to help you want that goal to help you over 10 20 30 years right। और जिस तरह से वर्ल्ड में एक मॉनेटरी सिस्टम के चेंज होने की संभावना हो रही है, सारे सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि सेंट्रल बैंक क्यों ले रहा है गोल्ड। जो सेंट्रल बैंक जो कि मनी को क्रिएट करता है उसको क्या जरूरत है गोल्ड लेने की, राइट? बिकॉज गोल्ड इज दैट एंकर टू दैट एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम। तो रशिया खरीद रहा है, पोलैंड खरीद रहा है, चाइना तो बहुत ज्यादा खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है, और सब अपना अपना गोल्ड अपनी कंट्री में वापस भी ला रहे हैं। जिनका बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ था या न्यूयॉर्क में रखा हुआ था वो सब अपना अपना गोल्ड वापस भी लाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत जबरदस्त एक डी ग्लोबलाइजेशन का माहौल चल रहा है, विच यू डोंट नो इन नेक्स्ट 5 years मे बी all countries will just have be self sufficient in most of the things। तो ट्रेड, ये जो टैरिफ्स बढ़ने की इतनी बात हो रही है तो ये पता नहीं कहां जाके रुकेगी अभी कहानी, राइट? तो इस करके आपको काउंटर बैलेंस चाहिए। इक्विटीज में न्यूमरस कंट्रीज के एग्जांपल्स हैं, जैसे टर्की हो गया, जापान हो गया, जहां पर लॉन्ग टर्म तक इक्विटी ने परफॉर्म नहीं किया, राइट, लेकिन गोल्ड ने परफॉर्म किया उनके लिए। इवन चाइनीज मार्केट, चाइना में कोई ग्रोथ की कमी थोड़ी है पिछले 10 साल से, लेकिन चाइनीज इन्वेस्टर्स ने तो चाइना में नहीं कमाया कुछ भी, लेकिन गोल्ड में कमाया उन्होंने। तो एक ऐसा वो एक जिसे कहते हैं ना इंश्योरेंस है वो आपके पोर्टफोलियो के लिए, कि अगर तो इक्विटी चल गया तो बहुत बढ़िया है, और नहीं चला तो गोल्ड जरूर चल जाएगा, राइट? तो इट्स अ बिग हेज अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो, अगेंस्ट योर ओन करेंसी। आज की डेट में हमारे पास वी आर फॉर्चुनेट कि वी हैव अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट। कल को सपोज ऐसा ना हो तो आपको पता लगेगा कि आपका रुपया तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, 125 150 पहुंच गया एकदम से, तो अब क्या बचाएगा आपको? क्योंकि सिर्फ डॉलर डिनोमिनेटेड ग्लोबली प्राइस्ड एसेट आपके पास एक ही है, और वो है गोल्ड, राइट? तो हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। आई थिंक आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, दिस वाज एग्जैक्टली माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल टू यू। कोई इक्विटी इन्वेस्टर है, मान लीजिए लेट 20s में है, 25 से 30 के बीच में, 28 ईयर ओल्ड मान लीजिए, उनका एक पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, इक्विटी का मेजर एलोकेशन है, डेट का थोड़ा कम है, उसके पोर्टफोलियो में आप कितना गोल्ड का एलोकेशन रिकमेंड करेंगे? देखिए, मेरी रिकमेंडेशन गोल्ड की जो है, एक थंब रूल मैंने बनाया है कि आपकी जो एज है उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ओके? उतना परसेंटेज ऑफ योर नेटवर्थ आप गोल्ड में रख लीजिए। सो बेसिकली 28 साल के इंसान के लिए 14% गोल्ड में रहना चाहिए। 14% गोल्ड उसके लिए हो गया। गॉट इट। मतलब दिस इज ए थंब रूल। अब आप उसको 14 की जगह 10 रख लो, 20 रख लो, वो आपकी मर्जी है। नहीं, परफेक्ट है। बट एक थंब रूल है, क्योंकि 22.5 रख सकता है फिर दैट वे। 22.5 तो उसमें उसका लॉजिक ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपकी एलोकेशन बढ़ रही है, राइट? एंड फॉर मोस्ट पीपल एज यू एज, एज यू बिकम मोर वेल्दी, आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि भाई मेरा कॉर्पस बड़ा हो रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए अपने कॉर्पस में, राइट? आपके 10 करोड़ रुपए का कॉर्पस हो गया, अगले साल आप 5 पे आ गए, फिर उसके अगले साल आप 12 पे चले गए, यू डोंट वांट दैट। तो इसलिए जैसे जैसे आप गोल्ड की एलोकेशन बढ़ाएंगे आपकी वॉलिटिलिटी बहुत रिड्यूस होती चली जाएगी पोर्टफोलियो की। हो सकता है आप रिटर्न्स थोड़ी सी, अगर आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, आप 18% कमा रहे हो सकता है वो 18 की जगह 16 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, राइट? लेकिन आपकी वॉलिटिलिटी बहुत कम हो जाएगी, आप बड़े चैन से सो पाएंगे। तो फिर क्या मैं ये समझूं कि गोल्ड इज लाइक अ प्रॉक्सी फॉर डेट? एक्चुअली गोल्ड जो है ना, एक डेट की जगह एक्चुअली गोल्ड इज द परफेक्ट रिप्लेसमेंट। जैसे ट्रेडिशनली एक 60-40 पोर्टफोलियो बोला जाता था कि भाई 60% इक्विटी में डाल दो, 40% डेट में डाल दो। एग्जैक्टली। वो इसलिए अभी तक चला है वर्ल्ड में क्योंकि 1971 से लेकर अभी तक 50 साल में इंटरेस्ट रेट्स हैव ओनली कम डाउन। तो इंटरेस्ट रेट्स कम नीचे आते हैं तो बॉन्ड प्राइसेस ऊपर बढ़ते हैं। ओके।
तो इट बिकेम ए नो ब्रेनर ट्रेड कि बॉन्ड ले लो, 10 साल बाद वो ऊपर बढ़ने ही है वो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली नीचे आता चला जा रहा था। अब ये कुछ नया एक रिजीम चेंज ऐसा होता लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अब ऊपर की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हाँ, जो 70s और 80s में होता था कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में भी 18% की एफडीआं चला करती थी, यूएस में अब वो ये देख रहे हैं कि 7% का मॉर्गेज रेट आ गया था, जो कि इंडिया में भी अभी 6.5-7 का ही था कुछ टाइम पहले। राइट। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे, और इंटरेस्ट रेट्स क्यों नीचे नहीं आ पा रहे, क्योंकि यूएस जो बॉन्ड्स क्रिएट करती है, ट्रेजरी जो है, वो दूसरी कंट्रीज अब खरीदना नहीं चाह रही इतना, तो जब बॉन्ड का बायर नहीं होगा तो यील्ड बढ़ जाएगी। राइट। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही नहीं। राइट। तो 60-40 जो बॉन्ड इक्विटी बॉन्ड पोर्टफोलियो है, मेरे हिसाब से अब वो आइडियली उसमें गोल्ड शुड रिप्लेस द बॉन्ड, एंड बॉन्ड इफ इट ऑल शुड हैव ए मच लोअर परसेंटेज। गॉट इट, गॉट इट। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर किसी इन्वेस्टर को मार्केट को आउट परफॉर्म करना है तो वो गोल्ड और इक्विटी में कैसे अपना एलोकेशन रोटेट कर सकता है? आपको लगता है ये करना भी चाहिए? देखिए, डायनामिक एलोकेशन ऑफ गोल्ड एंड इक्विटी इज प्रॉब्ली द मोस्ट परफेक्ट थिंग दैट वन कैन डू, लेकिन इसके लिए चाहिए कि बहुत सारी स्किल और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग इट। ओके। It's difficult for an individual investor to do it himself, but yes, there will be funds who will do this. So and that really creates that magic where when equity is not doing well, your allocation towards gold will go up, and when gold is not doing well, your allocation towards equity. So आप ये क्यों बोल रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए करना ये बहुत मुश्किल है? क्या करना होगा उनको? एक तो मॉडल्स बनाने पड़ेंगे जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ओवर लास्ट मैनी डेकेड्स ऑफ डेटा। ओके। राइट, एंड देन टू कम इनटू दैट माइंड फ्रेम दैट यू बी एबल टू डू इट। ग्रेट। सो आपने ट्विटर पे ये बताया कि सबसे बड़े स्टॉक रिटर्न्स ओवरनाइट गैप से आते हैं, ना कि इंट्राडे मूव से। आप इसको थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं? तो एक स्टडी हुई यूएस में, जिसमें उन्होंने जो मार्केट जब ओपन होती है वहां से लेके क्लोज जब होती है मार्केट, उसकी रिटर्न्स कैलकुलेट करी ओवर डेकेड्स, कि सिर्फ अगर हम अज्यूम करें कि मार्केट ओपन होती है और क्लोज होती है, उसके रिटर्न जो मार्केट ही क्लोज है आज और जो कल का ओपन है उसको ना देखें अगर, ओके, तो सिर्फ इंट्राडे रिटर्न्स अगर हम क्यूमुलेट करें 20 साल के 30 साल के, तो क्या रिटर्न्स हैं, वर्सेस हम सिर्फ ओवरनाइट जो चेंज हो रहा है उसको माने कि रोज का ये चेंज है सिर्फ। ओके। पिछली क्लोज से अगला ओपन, पिछली क्लोज से अगला ओपन, उसको अगर हम क्यूमुलेट करें, सारा मिला लें 20-30 साल का, तो ये पाया गया कि जो ओवरनाइट चेंजेस हैं वो ही सिग्निफिकेंटली मार्केट रिटर्न्स हैं, और जो इंट्राडे बेस्ड चेंजेस हैं वो वर्चुअली जीरो हैं ओवर डेकेड्स ऑल्सो। तो एक बड़ा ही जबरदस्त ये एक मतलब इसमें इंसाइट ये है कि इंट्राडे ट्रेड करके पैसे कमाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका एक मतलब एक ऑब्वियस रीजन भी है कि इंट्राडे ट्रेड में तो आपके पैसे लग नहीं रहे, आपको मतलब 33 टाइम्स मार्जिन मिल जाता है, जितना भी मिल जाता है, मतलब आपने अगर 1 लाख के शेयर खरीदने हैं तो आपके हार्डली मेरे ख्याल से 2-5 हज़ार रुपये लगते हैं शायद मार्जिन इंट्राडे ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आपको ओवरनाइट ट्रेड करना है तो आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो बिना पैसे दिए तो कोई काम होगा नहीं, पैसा ही पैसे को कमाएगा ना। सही बात है। तो अगर फ्री में ही काम हो जाता तो कोई पैसा लगाता ही क्यों मार्केट में? तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट इंट्राडे ट्रेड इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी स्पेशलिस्ट इंट्राडे प्लेयर्स जो पैसा कमा रहे होंगे, 0.001% जरूर होंगे वो सुपर ट्रेडर्स, लेकिन मोस्टली लोग नहीं कमा पाएंगे। और अगर आप उसका रिवर्स देखें कि आप कुछ भी मतलब सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी या निफ्टी खरीद के आप बैठ गए ओवरनाइट पैसा लगा के, तो भी आपके तो पैसे बन रहे हैं ना। 12% निफ्टी में आपको बिना दिमाग लगाए बन रहे हैं। तो एक नो ब्रेनर है वो कि मतलब जब आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे बनेंगे, अगर आप पैसे ही नहीं लगाओगे तो पैसे बनने का तो मतलब बनने भी नहीं चाहिए। नहीं, मतलब प्रॉब्लम यही है ना कि 12% आजकल के कोई इन्वेस्टर्स को जिन्होंने स्पेशली पैंडेमिक के बाद मार्केट देख लिया है, 12% को बहुत कम लगता है। ये भी एक साइकिल है वेयर एक्सपेक्टेशंस आल्सो गो थ्रू अ साइकिल। एग्जैक्टली।
जैसे स्टॉक मार्केट की साइकिल है, वैसे ही एक्सपेक्टेशंस की भी एक साइकिल है कि एक टाइम आता है जब 25% भी कम लगते हैं, और उसके बाद एक टाइम आता है तो वो कहते हैं कि 12 ही मिल जाते हैं यार। सही बात है। तो मेरे हिसाब से 12 से 15% अगर किसी को ऑन ए कंपाउंडेड बेसिस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गॉट इट। ओके, सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग से हटके एक आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने हमेशा आप देखा है कि आप रियल स्टेट से रिलेटेड जो भी कॉन्वर्जेशंस होती है उसमें हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपका हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि रियल स्टेट पे एलोकेशन होना ही चाहिए। बट एक कन्फ्यूजन है, मतलब अगर आप किसी नए इन्वेस्टर को देखें जो कि ये पूरी डिबेट में अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव देख चुका है, किसी को ये नहीं पता कि CAGR लेवल पे रियल स्टेट में कितने रिटर्न्स बनते हैं। एंड क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज पीपल वो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं कि वो हर चीज़ को CAGR के बेसिस पे एवेलुएट करते हैं, राइट। तो आई एम लुकिंग एट FD वर्सेस इक्विटी वर्सेस गोल्ड वर्सेस रियल स्टेट, राइट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तो ये कि रियल स्टेट से लोग एक्चुअली कितना CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल रियल स्टेट इन्वेस्टर हैं तो कितना इंडिया में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और जो भी एक्सपेक्टेशन है, राइट, तो आपका इतना पैशनेट केस क्यों है रियल स्टेट की, मैं वो समझना चाहता हूँ। क्योंकि इक्विटी में तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो स्पेशली वो लोग जो आपको बाहर से देखते हैं उन्हें लगता है कि आप इतना अच्छा रिटर्न यहाँ जनरेट कर रहे हैं, आप क्यों रियल स्टेट की बातें करते हैं, आप क्यों रियल स्टेट में इन्वेस्ट, इसके ऊपर थोड़ा बताइए। तो ये भी एक काफ़ी लंबा सब्जेक्ट है। पहली बात तो ये है कि एसेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एसेट एलोकेशन का एक मतलब आपका एक एलोकेशन होनी चाहिए उसमें मेरे हिसाब से। ओके। क्योंकि अभी जैसे आपने पढ़ा होगा रिसेंटली पेपर्स में, किसी ने पृथ्वीराज रोड पे अपना 250 करोड़ का बंगला बेचा है क्योंकि उनके कुछ लायबिलिटीज थी वो बिजनेस में। तो घर वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा जब मुसीबत आपकी लाइफ में आ सकती है, दैट विल बी द फाइनेंशियल एसेट दैट यू कैन यूज। ठीक है, तो वो एक ऐसा एसेट होता है जो आउट ऑफ माइंड एक अलग से एक आपकी कंपाउंडिंग चल रही है वहाँ पे। अब होम लोन लेते हैं मोस्टली लोग। हाँ। होम लोन एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो मुझे लगता है कि जिसने नहीं लिया उसने बहुत बड़ी गलती करी, राइट। क्योंकि आपको सरकार या प्राइवेट कंपनीज 8-8.5% पे पैसा दे रही हैं टू इन्वेस्ट इन एसेट क्लास जहां पर 9-10-11% की रिटर्न आमतौर पर आती है। ओके। तो आपको आपके पास पैसे अगर हैं भी अपना घर खरीदने के लिए, और आप मार्केट में सपोज 15% कमा लेते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आप वो पैसा 8.5% पे क्यों ब्लॉक करना चाहते हो? आपको 8.5% मिल रहा है, उसके लिए आप उसको अलग रखो। राइट। राइट, सो यू आर गेटिंग लीवरेज ऑन दैट। और हिंदुस्तान में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि प्रॉपर्टी में ऐसा कोई क्रैश आया हो जहाँ पे प्रॉपर्टियाँ 70% गिर गई हों, क्योंकि इंडिया में बहुत एक जिसे कहते हैं ना धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली कुछ पॉकेट्स में ज़रूर ज़्यादा पिकअप हुआ है, बट इन इन ऑल सर्कमस्टांसिस व्हाट आई हैव सीन इज कि जो यंगस्टर क्या मतलब जिसने डिसाइड कर लिया भाई मुझे इस शहर में रहना है, उसकी मैरिज हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, आई थिंक एट दैट स्टेज इफ यू बाय अ हाउस विद वट एवर EMI दैट यू कैन कंफर्टेबली सस्टेन, राइट। तो उसमें ना आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके पूरे घर में जरूर आ जाता है कि भाई आपको एक हर महीने EMI वाली देनी ही देनी है। अगर आप सपोज स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते और आप सोचते हैं कि चलो मैं 20 साल बाद ले लूँगा अगर, और सपोज स्टॉक मार्केट में 30-40% की फॉल आ गई, आप स्टॉक मार्केट में लगाना छोड़ दोगे उस समय। आप सोचोगे चलो हम कहीं ट्रैवल कराते हैं, ये वाला पैसा कहीं और गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो वो जो डिसिप्लिन है ना होम लोन का, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में, कि इट ब्रिंग्स डिसिप्लिन इनटू योर एंटायर सॉर्ट ऑफ वेल्थ जर्नी। और दूसरा जो मैंने कहा कि जब कोई बहुत बुरा वक्त आ जाए आपका, तो आपका घर आपको बचा सकता है, तो उसको एक फाइनेंशियल एसेट अपनी अपनी एसेट बुक में ज़रूर उसको एक जगह देनी चाहिए। तीसरा, जस्ट लाइक स्टॉक्स, रियल एस्टेट में भी यू कैन बी हैविंग लेमन्स। और आप रियल एस्टेट ऐसी जगह खरीद लो जहाँ पे मतलब पीछे कोई सिचुएशन हो, उसमें रोड में कुछ सिचुएशन हो, उसकी वैल्यू ना बढ़े, वो ज़रूर पॉसिबल है। वो तो स्टॉक्स में भी हो सकता है,
आपको ऐसे स्टॉक्स खरीद लो ना चलें वो, तो लोग ना उसको इक्वेट करते हैं कि भाई देखो स्टॉक मार्केट में तो हम कितना पैसा, तो इक्वेट नहीं करना चाहिए। हर एसेट क्लास की एक अलग रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल है। सही बात है। गिवन द फैक्ट कि रियल एस्टेट की रिस्क प्रोफाइल में वॉलिटिलिटी बहुत कम है और एश्योरेंस बहुत ज़्यादा है। मुझे अगर स्टॉक मार्केट में 15 मिल रहे हैं और वहाँ 10, 11, 12 मिल रहे हैं तो आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो। तो जैसे आप कह रहे हैं वापस रिकवर हो रहा है, तो अभी आपको लाइक आपका स्मॉल कैप और मिड कैप पे क्या आउटलुक है? क्योंकि फ्रैंकली अगर बात करें तो लास्ट लाइक 2020 के बाद काफ़ी इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप में पैसा बनाया, मिड कैप में पैसा बनाया, एंड देयर वाज दिस टेंडेंसी कि यार लेट्स गो विथ हाई अल्फा स्टॉक्स, एंड काफ़ी ये स्टॉक उस सेगमेंट में थे, राइट? तो अभी भी काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो इनमें फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड ट्रैप्ड है, राइट? तो आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वैल्यूएशंस अभी भी स्टेबलाइज हो चुकी हैं या अभी और ज़्यादा पेन होना है अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर? तो अमन जी, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि वीकेंड इन्वेस्टिंग में हम जिस तरीके की रिसर्च करते हैं, हम थोड़ा सा अपना जो रिसर्च है वो प्राइस बिहेवियर की तरफ हमारी रिसर्च है सारी। राइट। तो हम फोरकास्टिंग या प्रिडिक्शन नहीं कर पाते मार्केट की, श्योर। बट हम मार्केट के पीछे पीछे चलते हैं। तो Right. हमारा जो एक स्लोगन है कि हम बीबीसी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, विच इज़ भाव भगवान छे। तो जो प्राइस हमें गाइड करता है हम उस हिसाब से चलते हैं। तो जब प्राइस में उछाल आ रहा था तो हम उसके साथ साथ ऊपर जा रहे थे, अब प्राइस नीचे आ रहे थे तो हम उसमें से या तो एग्जिट कर रहे थे या हम और डिफेंसिव स्टॉक्स में रोटेट कर रहे थे। तो अभी तक जो रिसेंटली लास्ट 4-5 महीनों में फॉल हुई है, उसके बाद ये पिछले अगर 4-5 दिन को हम छोड़ दें, जो अभी 15 मार्च के बाद से थोड़ी सी पिकअप मार्केट में हुई है, तो अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मतलब ये बॉटम आउट हो गया है या इसके अंदर अभी और फर्दर गिरने का चांस खत्म हो गया, ऐसा इंडिकेशन नहीं है अभी। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि 4 से 5 महीने लगातार निफ्टी गिर चुका था और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि बहुत लो प्रोबेबिलिटी है कि छठा महीना भी रेड हो जाए आपका। मतलब अगर आप उसको हिस्ट्री में देखेंगे तो शायद 1991 के पास कुछ ऐसा एक वाकया हुआ था जहां 6 महीने लगातार मार्केट गिरी थी। 2008 में भी नहीं गिरी लगातार मार्केट। तो एक ये बाउंस मार्केट का मार्च के महीने में मुझे लग रहा है कि चल रहा है, बट इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हम मतलब ऐसे एक लेवल पे आ गए हैं जहां से हमें ऊपर जाना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम लास्ट 6 महीने में देखें तो लार्जली काफ़ी करेक्शन हुआ है मार्केट में, पर ऐसे मार्केट में भी क्या कोई ऐसे सेक्टर्स हैं या पॉकेट्स हैं जहां पे आपको अपवर्ड मोमेंटम दिख रहा है प्राइस में? कुछ सेक्टर्स हैं जिनमें स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट्स हो रही हैं। तो जैसे केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र सेक्टर है, वहाँ कुछ स्टॉक्स मूवमेंट हो रही हैं। फिर आपका फार्मा में कुछ स्पेसेस हैं जहाँ पर अच्छी स्टॉक मूवमेंट्स हैं। मेटल्स एंड कमोडिटीज़ में कुछ स्टॉक्स हैं जो ठीक चल रहे हैं। लार्जली ये हैं। बाकी अभी जो रीसेंट रिकवरी हुई है मार्च में, उसके अंदर डिफेंस स्टॉक्स, कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स, इनमें वापस एक कुछ रिकवरी आई है। तो लेकिन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स कहीं ऐसे फॉर्म हो रहे हो, अभी तक ऐसी कोई मतलब बात नहीं समझ में आई। सो ओवरऑल अगर आप इंडस्ट्री में लार्जली कमेंट्री देखें, राइट, ट्विटर पे देखें या फिर यूट्यूब पे या न्यूज़ चैनल्स पे, हर जगह लार्जली ये नैरेटिव चल रहा है, ये कंसेंसस बना हुआ है कि भाई अभी तो लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए और स्मॉल कैप से और मिड कैप से दूर रहना चाहिए। तो आपका इस पर क्या व्यू है? देखिए, लार्ज कैप्स अपने हिस्टोरिकल मीन के पास आ गए हैं, तो इसलिए वहाँ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है मार्केट में लोगों का कि शायद ये वैल्यूएशन या जो एक फ्रॉथ होता है वो उस उनमें ख़त्म हो गया है, बाकियों में अभी नहीं हुआ है। तो उस पर्सपेक्टिव से तो वो ठीक कह रहे हैं कि लार्ज कैप स्पेस शायद सेफर है अभी। लेकिन ये कहना कि मिड कैप और स्मॉल कैप भी वापस अपने लॉन्ग टर्म मीन पर आएंगे, ये एक स्पेकुलेशन है। ये बहुत पॉसिबल है कि जो 3-4-5 दिन पहले हमने एक बॉटम बनाया है, हो सकता है वही बॉटम हो और हम 2 महीने बाद देखें कि नहीं वही बॉटम था 2 महीने पहले, एंड वी आर अगेन एट सम रीजनेबल हाई। तो ये मार्केट की जो फितरत है ना, ये किसी को पहले से पता लग नहीं सकती कि मार्केट क्या करने वाली है, एंड हेंस 99% प्रेडिक्शंस आर फेलिंग इन द मार्केट। ट्रू। और वो डार्ट्स थ्रो करने वाली बात है। वो कोई न्यूयॉर्क में कोई एकेडमिक स्टडी हुई थी, इफ मंकीज आर थ्रोइंग डार्ट्स एट द टारगेट, राइट। दे आर डूइंग बेटर देन
फंड मैनेजर्स इन सेलेक्टिंग स्टॉक्स। तो आप आज ये देखिए कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जैसे हम करते हैं, बड़ी सिंपल सी एक मैं आपको बात बताता हूँ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग अगर हम उसको सिंप्लीफाई करके बताएं तो जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि वी बाय व्हाट इज गोइंग अप एंड वी सेल व्हाट इज कमिंग डाउन। राइट। फिफ्थ ग्रेडर की अगर हम लेवल पे समझाना चाहें तो ये उसकी परिभाषा है। क्योंकि जब आप ये डेफिनेशन देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये तो बहुत आसान है, ये तो मतलब बहुत इन्वेस्टर आसान कर है। सकता है। तो जो आसान होती है चीज सुनने में, वो एग्जीक्यूट करने में आपको इजी लगे, वो पॉसिबल कई बार नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल है कि बड़ा आसान है ये सोचना कि भाई हमें अच्छी हेल्थ रखनी है तो रोज सुबह जाके 5 किलोमीटर जॉगिंग कर लो। हाँ, बट हर किसी लेकिन क्या हम कर पा रहे हैं? राइट। और इस केस में ये काउंटर इंट्यूटिव भी हो जाता है कि जैसे मोमेंटम में वी आर बाइंग, जो चीज बढ़ गई है उसको हम ऊपर जाके खरीद रहे हैं। तो बाय हाई सेल हायर, राइट वर्सेस बाय लो सेल हाई। राइट। तो हमें मतलब एक माइंड में हमारे सेट है कि हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, हमें मोबाइल फोन लेना है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है, जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से ले लो। सही बात है। स्टॉक मार्केट में वो उल्टा हो जाता है केस। स्टॉक मार्केट में अगर आप सस्ते स्टॉक्स के पीछे भागेंगे तो आपका पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो एक रीजन है कि स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं। कोई स्टॉक जो एक पेनी स्टॉक बनता है, देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। राइट राइट। और सबसे बड़ी बात जो है कि आप मार्केट की जो इंटेलिजेंस है उसको चैलेंज मत करो आप। मतलब आप जब आप ये कहते हो ना कि स्टॉक 10 रुपए का है, मुझे पता है 50 का होना चाहिए, राइट। यू आर चैलेंजिंग द नॉलेज एंड द एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू प्राइस दैट स्टॉक। आप कह रहे हो मेरे को मार्केट से ज्यादा पता है। इतनी कितनी ईगो आपकी बीच में आ गई यहाँ पर राइट। कि आप कह रहे हो कि मुझे ज्यादा पता है, ये जितने भी 10 करोड़ लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं इनको नहीं पता अभी बात ये, या मैंने बैलेंस शीट में वाली लाइन पढ़ ली है, इस किसी को नहीं पता ये। यू नो, सो दीज आर जस्ट थिंग्स टू, आप अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है वो। बट मार्केट while it is slightly inefficient, it tends to go towards some efficiency. Right. तो अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो कोई वजह है जिसकी वजह से वो गिर रहा है, किसकी जिस वजह से उस मार्केट या उस स्टॉक में से लिक्विडिटी बाहर जा रही है, कोई वजह है उसकी। आपको हो सकता है आज ना समझ में आ रही हो, Right. बाद में वो एक अनाउंसमेंट आया कि नहीं जी हमारा तो ये वाला क्वार्टर बहुत खराब चला गया। तो ऑल दीज क्वार्टर रिजल्ट्स और अनाउंसमेंट, दीज आर स्नैपशॉट्स ऑफ द पास्ट। Right. मार्केट इज ऑलरेडी प्राइसिंग द फ्यूचर। तो हम क्वार्टर रिजल्ट देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, फिर खरीद लेते हैं स्टॉक को, क्योंकि हम अपने माइंड में एक लीनियर एक्सट्रापोलेशन कर रहे हैं कि जैसा पिछला क्वार्टर गया वैसे ही अगले क्वार्टर भी जाएंगे। राइट। दैट मे नॉट बी पॉसिबल, मे बी द मार्केट हैज सम अदर डिजाइन फॉर इट। तो ये कुछ चीजें हैं जो मतलब इन्वेस्टर बिहेवियर, इन्वेस्टर साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं हाउ यू विल इन्वेस्ट इन द मार्केट। हाँ, because it's counterintuitive to the first or the primary lesson that an investor learns in the market, right? कि आप buy low, sell high, right? I mean, it goes against that very philosophy. So obviously एक investor को same model बनाना और same framework पे काम करना obviously थोड़ा मुश्किल होगा। मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स ने 2024 में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, काफ़ी चैटर हो गया था मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स में। उसके बाद आई थिंक काफ़ी मोमेंटम म्यूचुअल फंड्स आए भी है मार्केट में, और बट पिछले 3 महीने में अ लॉट ऑफ दीज फंड्स जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मर थे पहले 2024 में, वो 20 से 25% तक करेक्ट हो चुके हैं। अभी इन्वेस्टर्स के लिए, जो लोग ऐसे फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, उनके लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, मोमेंटम अभी ना एक थोड़ा सा फैड सा बना पिछले कुछ सालों में। जब हमने स्टार्ट किया 2016 में तो मोमेंटम वर्ड इस मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था। राइट। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मोमेंटम के रिजल्ट्स इतने बढ़िया आए पिछले 7-8 साल में कि सबको लगा कि चलो एक मोमेंटम फंड भी सबका होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो जिन्होंने मोमेंटम फंड ले रखा है वो अगर इस बात से मतलब एग्री कर रहे हैं कि भाई मोमेंटम फंड में मार्केट में बढ़ते समय ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे, गिरते समय भी हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हायर बीटा रहे उसमें, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए वो उनको, क्योंकि मतलब यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू। ऑफ कोर्स। राइट। तो अगर 25% अगर मोमेंटम फंड गिरा है तो कोई बहुत ज्यादा नहीं गिरा है, 25% तो स्मॉल कैप का इंडेक्स भी गिर गया। तो अगर डिपेंड करता है वो किस ब्रैकेट में है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो मोमेंटम फंड्स में मुझे दिखती है वो ये है कि उनका जो रीबैलेंस है, रीबैलेंस यानी कि जब वो अपने स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे, क्योंकि जैसे जो मोमेंटम इंडाइसेस हैं, जैसे वो 200 मोमेंटम 30 ऐसा कुछ इंडेक्स है,
उसकी बेस्ड ETFs हैं उसके ऊपर। हाँ अब वो इंडेक्स इटसेल्फ 6 महीने में चेंज होता है वो। राइट नाउ फॉर मोमेंटम दैट इज टू लेट। आई मीन अगर किसी स्टॉक का मोमेंटम ब्रेक हो रहा है तो मैं 6 महीने तक वेट करूंगा कि उसको चेंज करा जाए? राइट इतने में तो मतलब पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मोमेंटम इंडेक्स जो बने हुए हैं वो गलत बने हुए हैं। एक जो जनरल इंडेक्स है निफ्टी है उसमें 6 महीने का रीबैलेंस है, वो मैं समझ सकता हूं कि वो ठीक है। गॉट इट। लेकिन अगर आपने मोमेंटम फैक्टर में 6 महीने का अगर रिबैलेंस लगाया है तो आई थिंक दैट देयर इज अ डिजाइन प्रॉब्लम। So is that design problem with all momentum funds? Is it a systematic issue in that case of how we run mutual funds? For funds, I don't know because they I'm sure because funds are active, they will be able to change. But ETFs, which are following certain momentum Indexes. they certainly will have that problem. Got it. And in my view, momentum strategy should be such which should be nimble footed. Agile. राइट कि एकदम एजाइल होना चाहिए कि भाई मार्केट में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो आप रिएक्ट कर पाएं हफ्ते में, नहीं तो 2 हफ्ते में, नहीं तो मैक्सिमम 1 महीने में। राइट तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है। सो मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है हाई पर खरीदो, हाई पर बेचो, राइट। बुलिश मार्केट में बढ़िया काम करता है, बेरिश मार्केट में हो सकता है आप कैश पे बैठे हो, बट जब कंसोलिडेशन पीरियड चल रहे होते हैं तो काफ़ी फॉल्स एंट्री के सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो एक इन्वेस्टर इसको कैसे डील कर सकता है? लाइक कैसे समझ सकता है कि अच्छा ये फॉल्स एंट्री है या फिर नहीं है? देखिए कोई भी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, लेट्स से अगर इन्वेस्टर अपने आप एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको उस स्ट्रेटेजी पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राइट कि मेरे को ये पता है कि ड्यूरिंग द चॉपी फेज मेरे को फॉल्स एंट्रीज आएंगी, मेरे को कई बार ट्रांजैक्शंस होंगी जो विच विल रिजल्ट इन नथिंग, छोटे छोटे लॉस होते रहेंगे। तो आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ और जैसे ही मार्केट में पिकअप आएगा ऑटोमेटिकली मेरे पास ट्रेड्स आने शुरू हो जाएंगे विच विल मेक मी मनी। तो वो एक कॉन्फिडेंस की बात है कि मुझे अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो करना है और उसको मिलिट्री लाइक रिजीम की तरह चलना है उसमें कि मैं मेरे दिमाग में ये आ ही नहीं रहा कि इस ट्रांजैक्शन में मुझे पैसे क्यों बने या क्यों नहीं बने। ईच ट्रांजैक्शन इज लाइक वन स्मॉल पार्ट ऑफ द जर्नी और उस पर आपने फोकस नहीं करना। मैं कहता हूँ कि आपको स्टॉक पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मुझे कई बार नहीं पता होता मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, क्योंकि मैंने उन कंपनियों की रिसर्च करके नहीं उनको सेलेक्ट किया है। मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स हैं, ऑफ कोर्स विद द फिल्टर कि कोई रेड फ्लैग ना हो, उसके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी की सिचुएशन हो, वो सारे तो चेक्स हो जाते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड वो कंपनी में आज की डेट में क्या उसके एक्सपेंशन प्लान्स हैं, क्या उसकी अर्निंग्स की पोटेंशियल है, उसमें हम नहीं जा रहे। तो इस करके आप अपना जो माइंडसेट है ना, आप उस कंपनी के साथ आपकी मैरिज नहीं होती। इसीलिए इट्स लाइक एनी अदर बस फॉर मी कि आई एम स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप और बसेस आ रही हैं और आई हैव टू बोर्ड द बस दैट इज मूविंग। अब वो मैं सुपर लग्जरी बस जो एक्लेम्ड है, जिसका ड्राइवर भी बड़ा वेल ट्रेंड है, जिसकी टेस्टिमोनियल्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, उस बस में जाके बैठ जाऊं और वो चले ही ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा पर्पस है मूविंग बस है, मुझे उसमें बैठना है, जहां मुझे लगेगा कि मूविंग बस स्लो हो गई या रुक गई है मुझे उसमें से उतरना है और दूसरी बस में चढ़ना है। तो मुझे ये प्रोसेस करना है, आई हैव टू फोकस ऑन दिस प्रोसेस एंड नॉट फोकस ऑन द व्हीकल दैट आई एम यूजिंग। गॉट इट। सो द आंसर दैट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू इज कि अगर ऐसे फॉल्स सिग्नल्स मिलें और ऐसे ट्रेड्स आपके हों भी जहाँ पे पार्ट ऑफ द डील पैसा ना बने, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस मत लूज करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी पैसा बनाने के लिए भी, और हर ट्रेड में पैसा बनेगा भी नहीं। तो फिर ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला है, क्योंकि ये जो स्पेशली नए यंगस्टर्स होते हैं इन्वेस्टर्स, उनको ये लगता है कि मेरे 4 ट्रेड्स में मेरे पैसे नहीं बने तो पता नहीं क्या हो गया। राइट मतलब आप अपना सिमुलेट करिए कि आपने जो भी प्रोसेस बनाया है, चाहे वो मोमेंटम का हो चाहे कोई भी हो, पिछले 10 साल में सपोज अगर मैं ये कर रहा होता तो मेरे ट्रेड्स कैसे कैसे होते, किस साल में मुझे नुकसान होता। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल में प्रॉफिट होना कोई ज़रूरी नहीं है। द बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड, किसी का भी ऐसा नहीं है सिचुएशन की भाई कि ड्रॉ डाउन नहीं हो रहा या किसी समय उन्होंने अंडर परफॉर्म नहीं किया हो। ये पार्ट ऑफ द जर्नी है, ये आपको इसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और तभी आप किसी पॉइंट पर जाकर आप आगे निकल पाओ। मतलब एक्यूरेसी पे मत फोकस करिए, रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करिए। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली। अब मैं अगर आपसे शेयर करूं,
हमारी जितनी मोमेंटम स्ट्रेटजीज हैं, इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज हमारी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो विनिंग होती हैं वर्सेस लूजिंग होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं। तो जो जिसको नहीं जानकारी वो ये बोलेगा फिर आप कि मतलब क्या खास बात कर रहे हो, आधे आपके विनर्स होते हैं आधे आपके लूजर्स होते हैं। लेकिन जो हमारे आधे विनर्स होते हैं वो इतना पैसा कमाते हैं कि जो आधे लूजर्स होते हैं छोटे लूजर्स होते हैं। तो वो मैथ्स जो है ना, ये मैथमेटिकल गेम एक्चुअली है। हाँ। इसको कसिनो मैथ भी कहते हैं। राइट। कि आपने 50% राइट ट्रेड्स करे, 50% रॉन्ग ट्रेड्स किए, लेकिन जो राइट ट्रेड में आपने पैसे कमाए ऑन एवरेज, वो जो 50 आपने लूज किए थे उसके ऑन एवरेज से बहुत ज़्यादा है। तो फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक स्ट्रेटजी में पूरे साल में सपोज 100 ट्रांजैक्शंस करी, 50 सही गई 50 गलत गई, लेकिन जो 50 सही गई उसमें मैंने एवरेज 35% कमाया। जो मेरी 50 गलत गई उसमें मैंने एवरेज लेट से 12% खोया। जब आप इन दोनों मैथ्स को पूरे पोर्टफोलियो को ब्रिंग टुगेदर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने साल में अच्छे पैसे कमाए। तो जो इंट्यूटिवली जो नहीं है लगता, इंट्यूटिवली लगता है कि भाई 50% रॉन्ग हो रहे हो आप, तो क्या मतलब क्या ही कर रहे हो आप। राइट। सो ओके, विच मेक्स मी थिंक कि अगर आपके मान लीजिए हाइपोथेटिकली 50% लूजिंग ट्रेड्स है 50% विनिंग ट्रेड्स हैं, तो ये जो लूजिंग ट्रेड्स हैं, और स्पेशली अगर आप 2018 से 2020 के बीच का पीरियड याद करें तो वहाँ पे कई बार 30% से भी ज़्यादा ड्रॉडाउन देखे गए स्टॉक्स में। तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं आप अपने लूजिंग बेट्स पे? तो रिस्क मैनेजमेंट तो आपके मतलब जो डिज़ाइन ऑफ योर सिस्टम है उसका बहुत इंटीग्रल पार्ट है वो। राइट। मतलब आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैं एक स्टॉक में या एक पोर्टफोलियो में किसी भी पॉइंट पे कितना रिस्क ले रहा हूँ और क्या मेरे एग्जिट प्लान है। मतलब आपको एंटर करने से पहले पता होना चाहिए मेरा एग्जिट प्लान क्या है। नॉर्मली क्या प्रॉब्लम होती है कि लोग स्टॉक्स में एंटर करते हैं फिर उसकी रिसर्च शुरू करते हैं कि अच्छा अब इसमें मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, इसके प्रमोटर भी अच्छे हैं, इसमें इतना कैश भी है, इसमें इतनी एक्सपेंशन। तो देन दे आर ट्राइंग टू जस्टिफाई टू देमसेल्फ कि मैंने ये जो स्टॉक लिया मेरे दोस्त के कहने से ये एक्चुअली में बहुत अच्छा स्टॉक है। फिर उसका प्रोडक्ट भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है, फिर उसकी होर्डिंग देख के भी आप खुश हो जाते हो, ऑल वो सब शुरू हो जाता है। लेकिन एग्जिट आपके दिमाग में कहीं नहीं है कि भाई आपने किस सिचुएशन में एग्जिट करना है। तो एग्जिट शुड हैव बीन डिसाइडेड बिफोर यू एंटर्ड कि क्या ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसको देख के मुझे एग्जिट करना है। अगर लेट से आपने फंडामेंटली भी कोई एंटर किया कि भाई अर्निंग ग्रोथ आ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, कुछ भी आपने मेट्रिक कुछ तो चूज किया है, तो अपने मन में सिनेरियो बिल्डिंग करिए आप कि अगर ये ऐसे हो गया कि भाई इसका मार्केट शेयर गिरना शुरू हो गया या 2 साल अर्निंग्स नहीं आई, तो रिगार्डलेस ऑफ प्राइस में निकल जाऊंगा इसमें से। या अगर आपका प्राइस ओरिएंटेशन है जैसे हमारा होता है और हमने डिसाइड किया कि भाई अगर लेट से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गए तो हम निकल जाएंगे। हम चाहे कुछ मर्जी होता रहे उस कंपनी के अंदर, कोई भी बढ़िया से बढ़िया न्यूज आ जाए। ओके। तो नैरेटिव शुड नॉट, इफ आई एम प्राइस ओरिएंटेड नैरेटिव शुड नॉट ड्राइव मी, इफ आई एम नैरेटिव ओरिएंटेड देन प्राइस शुड नॉट ड्राइव मी। राइट। ये क्लैरिटी होनी चाहिए एक्चुअली। या आप दोनों को मिक्स भी कर सकते हो कि भाई मैंने इस अर्निंग ग्रोथ की बेसिस पे स्टॉक लिया है, लेकिन अगर 20% ऊपर से गिर गया तो मैं निकल जाऊंगा इसमें। एनीथिंग विच डिफाइंस क्रिस्टल क्लियर वे व्हाट इज योर एग्जिट प्लान, क्योंकि एग्जिट प्लान इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। तो आप वॉर में जाते हो एक प्लान बना के जाते हो, आर्मी जा रही है कि भाई अगर ये दुश्मन ने ये कर दिया तो मैं ये करूंगा, अगर उसने ये कर दिया तो मैं ये करूंगा। वो ये तो नहीं जा रहे कि हम जा रहे हैं फिर देखेंगे सोचेंगे क्या करना है। तो इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक ए प्रॉपर बिजनेस। इट्स ए वॉर ऑफ 10 करोड़ पीपल ट्राइंग टू मेक मनी। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर्स, ठीक है ना। तो जिसने प्लान बना के प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया वो ही जीतेगा। एक चीज जो मैं आपके दर्शकों के साथ भी शेयर करूंगा कि लेट से 2 फ्रेंड्स ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करी। ओके। 100 रुपए दोनों के पास थे, एक के शेयर हो गए 500 और एक के हुए सिर्फ 200, ठीक है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को बहुत खुशी हो रही है उस बारे में। सही बात है। और अब आ गया मार्केट क्रैश थोड़ा सा, अब वो 200 पे आ गया पहले वाला जो दोस्त है। दूसरा वाला तो 200 पे ही था, वो 200 पे ही है आज की डेट में। अब इन दोनों में खुश कौन है? इन दोनों में जो सेकंड फ्रेंड है जो 100 से 200 गया था वो बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि उसने 500 देखे ही नहीं, उसको कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में। राइट। वो कह रहा है मेरी बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, 100 to 200 चला गया मैं। दूसरे वाले ने सेम ग्रोथ करी है, सेम पॉइंट से शुरू हुआ था, सेम पॉइंट पे एंड हो रहा है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दुख है कि मैंने तो 500 हो गए थे मेरे, अब 200 हो गए। तो इट इज ऑल इन द माइंड एक्चुअली।
आपने बहुत गलत नर्व टच कर दी। आई थिंक जो भी हमारे व्यूअर्स भी होंगे और जिनके पोर्टफोलियोज 30-40% अप थे बिफोर द सितंबर वाला जो पीरियड आया, आई थिंक सब लोग एग्जैक्टली मतलब यही दोस्त हैं अभी। दर्शकों को स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म व्हीकल के हिसाब से देखनी है। हर साल क्या होने वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इतना बढ़िया रनवे है हमारा इंडिया का। मैं तो ये कहता हूँ कि हम कितने फॉर्चुनेट इन्वेस्टर्स हैं कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी कितनी मार्केट्स हैं जहाँ 10-10 साल से मार्केट ही नहीं हिली है। चाइना ही देख सपोज आप लीजिए। ऐसी कंट्री में पैदा हुए होते जहाँ पे मार्केट नहीं बढ़ रही, जापान में नहीं बढ़ रही, चाइना में नहीं बढ़ रही, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करते? फिर तो कुछ और ही कर रहे होते आप। तो आपके पास एक बढ़िया सा रनवे बना हुआ है, आपको प्लेन उड़ाना है उसके ऊपर। वो कभी उड़ता है कभी नहीं उड़ता है, ठीक है कोई बात नहीं, बट ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंडिंग हो रही है, इन्फ्लेशन बीट हो रही है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स आ रही हैं आपकी। तो देर इज नो रीजन फॉर टू मच डिस्ट्रेस। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में ना टीवी पर दिखा दिखा के लोगों को डिस्ट्रेस और बढ़ा दिया गया है। इतना डिस्ट्रेस की कोई बाट है नहीं वैसे। नहीं, डिस्ट्रेस है तो इसलिए बनाना भी पड़ता है। लाइक हमको भी अच्छा नहीं लगता, रोज वीडियोस बनाते हैं कि विल मार्केट फॉल, यू नो व्हाट टू डू इन फॉलिंग मार्केट, बट ये मार्केट का नेचर है। हाँ, बट ये आपको पेन समझना है, है। राइट। ये मार्केट की नेचर है ये। एक चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा रियल एस्टेट के क्वेश्चन के ऊपर, जी जी। आपने बहुत सटली इसके ऊपर टच किया, मैं इसको थोड़ा सा एक बार डायल अप करना चाहता हूँ। वाला जो दोस्त है, आपने दूसरा बोला वाला रियल तो एस्टेट में 8-9-10% टाइप ऑफ सीएजीआर रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? या, सो ये एक फेयर और रीजनेबल असम्पशन है, राइट? या फिर आप एक्सपेक्टेशन है, असम्पशन नहीं बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन है। दूसरा चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मेरे लिए, मैंने सबसे पहली प्रॉपर्टी बाई करी थी 2011 में, राइट? और नोएडा में बाई की थी, अच्छे खासे एरिया में बाई करी थी। उस टाइम पे बहुत नैरेटिव था, हाइप था, सब कुछ था। उसके बाद में क्लोज टू अबाउट 10 ईयर्स वो उसका प्राइस कहीं नहीं गया, राइट? अभी जाके उसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ा है, राइट? दूसरा पॉइंट है कि उस टाइम पे जब बाई किया था तब जो लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड था, राइट, और अब जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें काफी फर्क आ गया। तो सेम प्रॉपर्टी अब वो रहने लायक लगती नहीं है, राइट? तो दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप जॉब मार्केट देखें आज की डेट में, राइट, तो लोगों को कंसिस्टेंटली, स्पेशली अगर आप थोड़ा सा सीनियर रोल में जाते हैं, 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको अपने सिटी में जॉब मिल जाए वो एक लग्जरी है, राइट? क्योंकि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है बैंगलोर में मिले, आप दिल्ली में रहते हो सकता है आपको बॉम्बे में मिले, आप चेन्नई में रहते हो। तो ये जो मूवमेंट है ना, जो एक इंसान को जो जबरदस्ती करना पड़ता है, राइट, ये भी बहुत रियल सिचुएशन है जो बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। अक्सर मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इसलिए सिटी नहीं मूव करे, पता है कि भाई बैंगलोर में बेटर जॉब मिलेगा, बट दिल्ली में बैठे हुए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है नोएडा में, फिर गुड़गांव में, जहाँ पे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि अगर प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में एलोकेशन लेना है, राइट, पहला तो ये मेरे को बताइए कि कितना एलोकेशन एक 30 ईयर ओल्ड को, 20 ईयर ओल्ड को, जैसे आपने थंब रूल दिया गोल्ड के एलोकेशन के लिए, वैसे वो रियल एस्टेट में एक चीज मैं आपसे जो समझ गया वो क्लियर वो ये है कि ईएमआई तब मत लो कि आप उसको बेयर ही नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स वन मिस्टेक दैट आई मेड अर्ली इन माय करियर, कि ईएमआई ले ली, दैट वाज मोर देन 50% ऑफ माय सैलरी ओनली, राइट? बट द पॉइंट इज कि वो गलत है। जब आप कंफर्टेबल हो तब उतने की ईएमआई लें, एक तो वो पॉइंट है। दूसरा चीज कि चलिए 35 ईयर ओल्ड कोई इंसान है, राइट, अब वो करियर वाइज ठीक ठाक एस्टैब्लिश होगा, कम से कम मिड मैनेजर लेवल पे होगा, तो उसको कितना एसेट एलोकेशन रियल एस्टेट की तरफ करना चाहिए? तो पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो 2011 में आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपने रियल एस्टेट के 8 साल के बुल रन के बाद खरीदी, राइट? तो अगर आपने वो 100 रुपए की खरीदी तो वो एक्चुअली में 20 रुपए से शुरू हुई थी। वो आपने 20 रुपए का स्टॉक 100 पे जाके पकड़ा और फिर वो अनफॉर्चुनेटली दैट वाज द पीक ऑफ द बुल रन। ट्रू। तो वो फिर करेक्शन फेज आया लंबा सा, राइट? तो उसमें प्रॉपर्टी को दोष ना दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ने अपनी रिटर्न दी, राइट? अगर आप उसको 2004 से कैलकुलेट करोगे तो 8-9-10% की रिटर्न आ जाएगी, राइट? तो यू हैव टू कंपेयर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बुल रन टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट बुल रन, इस तरह से आप कंपेयर करें। तो एक तो ये इशू है कि रियल एस्टेट साइकिल्स आर वेरी वेरी लॉन्ग, तो उनको 5-10 साल में आप नहीं भाप सकते कई बार। अब जैसे पिछले 5 साल में, मैं गुड़गांव रहता हूँ, यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि 300 से 500% बढ़ गई हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि उनकी 100% या 50% CAGR चल रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक टाइम आएगा कि वो 6-7 साल तक फिर नहीं हिलेंगी। तो यू हैव टू सी वेरी लॉन्ग टर्म CAGRs इन प्रॉपर्टी, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा कि
ईएमआई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बात है। तो आजकल डबल इनकम फैमिलीज होती हैं मोस्टली, तो मैंने ये देखा है कि यंगस्टर्स एक इनकम को इस तरफ ईएमआई की तरफ डाल देते हैं कि भाई ईएमआई घर की गाड़ी की एक इनकम से चली जाए, बाकी हम अपना सेव कर रहे हैं और जो भी Invest कर इंजॉय रहे कर हैं, रहे हैं। हाँ। तो वो एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, उसमें ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल प्लानर आपके गोल्स और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करेगा। आई थिंक बियॉन्ड मिडल एज रियल एस्टेट में सर्टनली एलोकेशन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए। और जितनी आप गोल्ड में एलोकेशन कर रहे हो उतनी तो होनी चाहिए कम से कम। गॉट इट। तो एक तरह से आप अगर लेट्स से यू आर 40 ईयर ओल्ड, तो आपने 20% गोल्ड रखा हुआ है, 20% आप रियल एस्टेट कर रहे हो, तो 60% आपकी इक्विटी की तरफ या थोड़ा बहुत डेट इमरजेंसी फंड्स की तरफ जा सकता है। तो आई थिंक वो डिपेंडिंग अपॉन, क्योंकि रियल एस्टेट का सबसे बड़ा ये इशू है कि ट्रांजैक्शन साइज इज बिग। मैं वही सोच रहा था कि अगर 20% मैं सोचूं तो बहुत ज्यादा लोगों के लिए तो रियल एस्टेट आउट ऑफ रीच है, क्योंकि उतने पे आउट तो ऑफ रीच हो सकती है। तो राइट। लेकिन उसमें भी रियल एस्टेट में ये मानना है कि आप चाहे छोटा यूनिट ले लो, उसको किराए पे चढ़ा दो, लेकिन यू शुड हैव योर फीट इन रियल एस्टेट ऑल्सो। ऑल्सो राइट। मतलब ये क्योंकि देखिए हम ना सारी अपनी जो थीसिस है उसको पिछले 20-30 साल से एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं सही बात है। कि पिछले 20-30 साल में जो हुआ है वो अब अगले 20-30 साल में होगा। सही बात है। अब ये हो सकता है अगले 10 साल स्टॉक्स ना चलें, सिर्फ रियल एस्टेट चलती रहे। कोई मतलब इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम का चार्ट एक्सपोनेंशियल जा रहा है, सारी रूरल पॉपुलेशन अर्बन आने वाली है। राइट। तो सारी रूरल अर्बन पॉपुलेशन में कन्वर्ट अगर होगी, 20% भी हो गई अगर, तो आप सोचिए कितनी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट आएगी अर्बन एरियाज में। राइट। इट इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू इवन थिंक अबाउट इट कि कैसे ये मैनेज कैसे हो पाएगा इतना बड़ा जो एक हम वो हाउसिंग को प्रोवाइड करना है हमें, वो मैनेज कैसे हो पाएगा ये नहीं समझ में आ रहा अभी। सही बात है। ओके, तो अगर हम पिछले बुल मार्केट के पीक से लेकर आज तक के रिटर्न्स को देखें तो निफ्टी ने मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को बीट किया है, ऐसा ऐसे नंबर्स में दिख रहा है। और 2008 का पीक हो या 2018 का, यही आपको लार्जली डेटा से समझ में आता है। सो इसका क्या ये मतलब है कि लार्ज कैप स्टॉक्स इवेंचुअली आर लाइक अ बेटर इन्वेस्टमेंट? देखिए इंडेक्स ना मिसलीडिंग इंडिकेटर भी हो सकता है। वो मैं समझाता हूँ क्यों। स्मॉल कैप जैसे इंडेक्स है, स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 250 है, अलग अलग इंडेक्स हैं। जो स्मॉल कैप इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं उसमें से कुछ आउट परफॉर्मर्स होते हैं। जैसे स्मॉल कैप 250 है तो 10 साल बाद ये हो सकता है कि 50 स्टॉक उसमें से स्मॉल कैप से निकल के मिड कैप में आ चुके हैं। हाँ। या मिड कैप 150 इंडेक्स है, उसमें से 50 स्टॉक मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में आ चुके हैं। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग पार्ट ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप होता है वो उस इंडेक्स को छोड़ देता है। सही बात है। लार्ज कैप में ऐसा नहीं होता। लार्ज कैप में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो वहीं रहेंगे, वहां से स्टॉक्स नीचे आएंगे। जो परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो मिड कैप बन जाएगा, जो और परफॉर्म नहीं कर रहा होगा वो मिड कैप का स्मॉल कैप बन जाएगा। तो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स वर्सेस लार्ज कैप इंडेक्स में एक ये डिजाइन का थोड़ा सा फ्लॉ है, डिफरेंस है ये। तो एक्टिव स्मॉल कैप स्ट्रेटजीज जो अंडरलाइंग स्मॉल कैप इंडेक्स से स्टॉक्स पिक करती हैं जैसे, उनमें ये इशू नहीं आएगा क्योंकि वो उन करंट स्मॉल कैप स्टॉक्स की जो स्ट्रेंथ है उसमें से चूज कर रहे होंगे अपने स्टॉक। जैसे मोमेंटम का अगर मैं एग्जांपल लूं, राइट, तो वी आर चूजिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक्स। अब सपोज वो उस इंडेक्स में से कोई स्टॉक निकल गया, मिड कैप में चला गया, तो अब जो उसकी रिप्लेसमेंट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक आया है हमने उसको पिक कर लिया फिर। तो एक तरह से हम जो वीकनेस ऑफ स्मॉल कैप स्टॉक्स इंडेक्स है उसको, उसकी रिटर्न्स हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट नहीं कर रही क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन इंडेक्स को वो इम्पैक्ट कर रही है जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ इस चीज़ का, निफ्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। येस बैंक निफ्टी में था, हाँ, 400 रुपये पे मार्केट में उसमें गिरावट शुरू हुई। 2000 कौन सा साल था मैं भूल गया, 400 से लेके 20 रुपये तक वो गिरा। ड्यूरिंग दिस एंटायर फेज ऑफ फॉल इट वॉज ए पार्ट ऑफ निफ्टी। जब वो 20 रुपये आ गया तब निफ्टी कमेटी ने जाके उसको नेक्स्ट निफ्टी रीबैलेंस में उसको बाहर किया कि अब ये निफ्टी में नहीं है।
तो जो एंटायर फॉल थी उस स्टॉक की, वो किसी ने अगर निफ्टी म्यूचुअल फंड, निफ्टी ईटीएफ कुछ भी ले रखा था निफ्टी का, वो बेसिकली एक यस बैंक का कंपलसरी मैंडेटरी शेयर होल्डर बना हुआ था, क्योंकि वो निफ्टी का पार्ट है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं एक्टिवली निफ्टी के स्टॉक्स में से स्ट्रेंथ ढूंढूंगा, तो मैं ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल ओनली इन्वेस्ट इन टॉप 10 टॉप 15 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस दैट सेगमेंट, उनकी रिटर्न्स बहुत फर्क हो सकती हैं। तो जो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की रिटर्न है, वो जरूरी नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्ट्रेटजीज उसके आसपास हो, वो उससे बहुत बेटर हो सकती बहुत हैं। बेटर हो सकती है, राइट। तो ये एक रीजन है कि मतलब डायरेक्टली कंपैरिजन करना मुश्किल है उसमें। बट एक औसतन मैं बात करूं तो लार्ज कैप्स से 12-13%, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स से 15-16% लॉन्ग टर्म में अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया। आई थिंक दिस शुड बी द राइट एक्सपेक्टेशन So when you say फ्रॉम long term, you're saying 10 year, you're saying 20 year, 10, you're saying yeah, let's say 10 years and above. So that I'm saying 10 years because so that one major market cycle is included. You know, नॉर्मली 7-8 सालों में एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फुल मार्केट साइकिल का बेनिफिट मिल जाए आपको, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं उसके रिटर्न्स। मेरे को मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपसे। इनफैक्ट अगर आप यानी पिछले कुछ दिनों का नैरेटिव देखें, ट्विटर पे देखें या कहीं पे भी देखें, वहाँ पे सारी बात इंडेक्स से रिलेटेड, पैसिव इन्वेस्टिंग, बट आई थिंक नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट एक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो इज, राइट, अक्रॉस एसेट क्लासेस, राइट। लेकिन एक्टिव मैनेजमेंट भी बढ़िया होनी चाहिए। राइट 80% एक्टिव मैनेजर्स आर नॉट बीटिंग द इंडेक्स। राइट। सो एक्टिव मैनेजर भी बढ़िया बढ़िया वाला आपको ढूंढना पड़ेगा। Got it. But at least the perspective is that passive investing or index investing may not work in every asset class. तो अगर मैं सिर्फ स्मॉल कैप देखूं, अगर स्मॉल कैप इंडेक्सेस में लोग पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, माइक्रो कैप का भी इंडेक्स आ चुकी है, ऐसे जगह पे आपको नहीं लगता कि एक्टिव इन्वेस्टर्स विल बी इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि वो एक्टिवली स्टॉक्स को ले सकते हैं, हटा सकते हैं? फॉर स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स देयर ETFs आर नॉट द राइट व्हीकल, या जो म्यूचुअल फंड उस इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं दे आर नॉट द राइट व्हीकल मेरे हिसाब से। क्योंकि जो स्मॉल कैप इंडेक्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो इट इज़ वेरी नियर निफ्टी परफॉर्मेंस। तो आपको तो उससे बहुत ज़्यादा, आप अगर रिस्क ज़्यादा ले रहे हो स्मॉल कैप में तो यू वांट बेटर रिटर्न्स। सही बात है। तो स्मॉल कैप के इंडेक्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स में तो सर्टेनली नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बट यस, स्मॉल कैप एक्टिव स्ट्रेटजीज में तो ज़रूर करें। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, स्मॉल केसेस हैं जहाँ स्मॉल कैप इंडेक्स को बड़ी बखूबी बीट किया गया है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो वो तो सर्टेनली है। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये मायूसी का माहौल है ना जितना ज़्यादा, ये सेल्फ क्रिएटेड है। क्योंकि मोस्टली लोगों ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्ट किया है। भाई 2.5 करोड़ डीमैट इन्वेस्टर्स थे 2019-20 तक, अब शायद 14 या 15 करोड़ अकाउंट्स हैं। कुछ डुप्लीकेट भी होंगे, 10 करोड़ भी आप मान लो, तो 4 गुना मतलब जो है इन्वेस्टर्स बढ़ गए हैं उसमें। तो उसमें नए इन्वेस्टर्स बहुत सारे आए हैं, राइट। उन्होंने अभी तक मंदी देखी नहीं है। तो एक ही लर्निंग कॉस्ट उनको देनी पड़ रही है अभी, जो उनको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। मतलब आप ये सोचो कि जब आपका पोर्टफोलियो छोटे साइज का है, आप यंग हो, आपको उस समय लर्निंग मिल गई, तो आप आगे के लिए कितना सशक्त हो गए, वर्सेस आप 20 साल काम कर रहे होते और फिर आपको लर्निंग कॉस्ट मिलती, तो उस समय तो आपकी हिम्मत ही टूट जाती फिर से मार्केट में आने की। तो आई थिंक दिस शुड बी सीन वेरी पॉजिटिवली बाय द यंगस्टर्स दैट दे आर लर्निंग सो मच एट ए वेरी यंग एज। एब्सोल्यूट 100% अग्रीड। लास्ट क्वेश्चन, अगर मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीखना है, मुझे आलोक जैन की तरह अपना मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मॉडल बनाना है, तो आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करेंगे इन्वेस्टर्स को? देखिए, ज़्यादा बुक्स मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि बुकिश नॉलेज जब तक एग्जीक्यूट ना करी जाए तब तक उस बुक नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कुछ मोमेंटम की अच्छी बुक्स हैं, जैसे गैरी एंटोनाची की एक बुक है डुअल मोमेंटम की, उसको पढ़ लें तो उसको आपको मोमेंटम का आइडिया अच्छा मिल जाएगा। और आप प्राइस एक्शन जो बेस्ड टेक्निक्स हैं उनके बारे में जो बुक्स लिखी हैं, जैसे टर्टल ट्रेडर एक बुक होती थी, फिर आपके मार्क मिनर्विनी की बुक्स हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो मार्केट में प्राइस की मूवमेंट है ना, उसको
समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट की मूवमेंट होती कैसे है। तो प्राइस एक्शन को आप स्टडी करिए, मार्केट कैसे मूव करती है, प्राइस का बिहेवियर अलग अलग पॉइंट्स पे, रेजिस्टेंस के पास, सपोर्ट के पास कैसा होता है। जब आप इसको समझ जाएंगे, उसकी बेसिस पे आप डिज़ाइन करिए कि मुझे लग रहा है कि अब जैसे मैंने जो अपनी जितनी स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करी, वो अपने करियर में ऑलमोस्ट 15 साल बाद जाकर जब मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि जो ये कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग है, ये इससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है, एंड आई विल हैव टू फाइंड ए वे वेयर मेरी इमोशंस इस मार्केट से बाहर हो जाएं और बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में मुझे काम करना पड़े कि भाई 4 क्वेश्चन, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, व्हेन टू सेल, ये चारों क्वेश्चन मेरे हमेशा क्रिस्टल क्लियर रहें, ऐसा मुझे मॉडल फ्रेमवर्क बनाना है। तो वो जब मार्केट को ऑब्जर्व किया 10-15 साल कि कैसे मार्केट में प्राइसेस चेंज होती हैं, तो जाके फिर आप उसको डिज़ाइन में उतार पाते हैं कि अच्छा ऐसे मुझे पोर्टफोलियो होना चाहिए, इतनी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, ये मेरा रिस्क मैट्रिक्स इस तरह से चलना चाहिए। ये सारा इकट्ठा कंबाइन होके फिर आपके साथ एक आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बाकी मुझे ट्विटर पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें लिखता रहता हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में भी, वहाँ फॉलो कर सकते हैं और काफ़ी नॉलेज वहाँ पे मिल सकती है इस बारे में। थैंक यू सो मच आलोक टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ आज से सीखने को मिलेगा। मैं आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपके बढ़िया ग्रो के चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप खुद ही बहुत अच्छी वीडियोस और नॉलेजेबल पॉडकास्ट करते रहते हैं, एंड ऑल द बेस्ट टू योर व्यूअर्स एंड टू यू, थैंक एंड यू आई सो सी यू इन मच। सम अदर टाइम। या थैंक बाय यू बाय। सो मच। बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.